दोस्तों आज फिल्म रिलीज हुई है कनाडा के देशभक्त गुटका किंग श्री श्री बाला महाराज अक्की की, जिसका नाम है पृथ्वीराज, और मैं इसी का रिव्यू करूंगा। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी दबा दो। घंटी नहीं दबाओगे नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। दोस्तों वैसे तो सब कुछ गूगल पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं और आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, तो जाहिर सी बात है आप सभी को हिस्ट्री का पता है। तो निर्माता, डायरेक्टर और एक्टर के मुताबिक फिल्म पृथ्वीराज रियल स्टोरी पर बेस्ड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। डायरेक्टर साहब ने रियल हिस्ट्री की मां बहन कर दी है इस फिल्म में। इस फिल्म को देखने के बाद मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि प्रोड्यूसर आदि चोपड़ा, एक्टर अक्षय कुमार और डायरेक्टर साहब ने मिलकर इस फिल्म को पृथ्वीराज सम्राट की बड़ाई करने के लिए बनाई है या सम्राट पृथ्वीराज चौहान को जलील करने के लिए बनाई है। रिव्यू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस फिल्म में सम्राट पृथ्वीराज को इतना जलील किया गया है और अक्षय कुमार इतना बुरा पृथ्वीराज दिखा है कि अगर पृथ्वीराज साहब आज जिंदा होते तो वो अक्षय कुमार पर मानहानि का केस कर देते। दो मौसेरे भाई हैं, एक आशुतोष राणा और एक पृथ्वीराज। पृथ्वीराज के राज्य की राजधानी है अजमेर और आशुतोष राणा यानी कि जयचंद के राज्य की राजधानी है कन्नौज। और इन दोनों के नाना के राज्य की राजधानी है दिल्ली। और इनके नाना को कोई बेटा नहीं है, उनको सिर्फ दो बेटियां थी। एक बेटी से था जयचंद और दूसरी बेटी से था पृथ्वीराज। अब जो इनके नाना है वो पृथ्वीराज को बहुत पसंद करते हैं और वो दिल्ली की गद्दी पृथ्वीराज को दे देते हैं। इस पर जयचंद भड़क जाता है और अपने नाना से कहता है कि भाई उसको आपने क्यों दिया है, हम दोनों भाई हैं तो आधा मेरा है और आधा उसका है। और वो पृथ्वीराज से कहता है कि भाई आप आधा राज्य मुझे दे दो, और पृथ्वीराज देने से मना कर देता है। इस बात पर दोनों भाइयों में दुश्मनी हो जाती है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के सुल्तान मोहम्मद गौरी ने अजमेर पर हमला कर दिया है और वहां पृथ्वीराज ने उसको हरा दिया है। अब पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को पकड़ लिया है। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज पूछता है कि भाई आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। गौरी कहता है कि भाई मुझे मार दे। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि यहां ऐसा दिखाया गया है कि मोहम्मद गौरी एक किसी दूसरे देश का सुल्तान है जिसने इंडिया के एक राजा पृथ्वीराज पर हमला किया है। यह बिल्कुल झूठ है। उस वक्त हिंदुस्तान तो था ही नहीं। हिंदुस्तान तो तब बना जब पाकिस्तान बना। उस वक्त पूरा भारत था और पूरे भारत में बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, ये सब भारत में था। तो जाहिर सी बात है एक भारत के ही सुल्तान ने दूसरे भारत के सुल्तान पर हमला किया था, क्योंकि जब अफगानिस्तान भारत में ही था। दूसरी बात है कि मोहम्मद गौरी ने अपनी जिंदगी की भीख मांगी ही नहीं। मोहम्मद गौरी तो बार बार पृथ्वीराज चौहान को कहता रहा कि भाई मुझे जिंदा मत छोड़, ये तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है, मुझे मार दे, तेरे लिए यही अच्छा है। तू अगर मुझे जिंदा छोड़ेगा तो बहुत पछताएगा। अगर तूने मुझे जिंदा छोड़ा तो मैं फिर हमला करूंगा, तुझे हराऊंगा, तुझे पकड़ूंगा, तुझे कुत्ते की तरह मारूंगा। गौरी ये आखिरी दम तक कहता रहा, लेकिन पृथ्वीराज ने कहा कि नहीं, मैं मारूंगा नहीं, क्योंकि सोनू चंद्रवर्दई उसको बता रहा है पृथ्वीराज को कि भविष्य में ये सुल्तान दोबारा हमला करेगा, ये आपको हराएगा और फिर आप इसको मारेंगे। ऐसा आपकी कुंडली में लिखा हुआ है, तो इसको छोड़ दीजिए महाराज। और पृथ्वीराज गौरी को छोड़ देता है, वो आराम से चला जाता है। यहां मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो भी एक्टर है विज, ये एक किस्म का नल्ला एक्टर है। ये एक सेकंड के लिए भी मोहम्मद गौरी लगता ही नहीं है। अगर आप लोगों ने अफगानिस्तान के खान देखे हैं तो आपको पता होगा कि भाई गोरे चिट्टे लंबे चौड़े होते हैं। ये मोहम्मद गौरी एकदम काला पीला है, जो इसके सिपाही हैं वो भी सब काले पीले हैं, छोटे छोटे नाटे नाटे। यानी मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का सुल्तान कम, नाला सुपारा का लुक्खा ज्यादा दिख रहा है। अच्छा, ये बात भी यहां बताना बहुत जरूरी है कि जब फिल्म शुरू होती है तो पहले ही सीन में दिखाया गया है कि पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया है, उसकी आंखें फोड़ दी गई हैं और आंखें बिल्कुल सूख गई हैं, ठीक हो गई हैं। यानी कि पृथ्वीराज को शायद 1-2 साल पहले पकड़ा होगा, तभी तो 1-2 साल में भाई बिल्कुल उसकी आंखें ठीक हो गई है जो उसकी आंखें निकाली थी। और अब पृथ्वीराज को नकली शेरों के साथ लड़ना है अपनी जान बचाने के लिए। और यह सीन एक स्टेडियम में हो रहा है जहां लाखों लोग बैठकर देख रहे हैं।
तो फिल्म की शुरुआत भी यही है और फिल्म का क्लाइमेक्स भी यही होता है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। संक्षेप में कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप सबको ही कहानी ऑलरेडी पता है, लेकिन उस कहानी का कचुंबर यहां कैसे बनाया गया है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब आगे की कहानी कन्नौज में है, यानी जो जयचंद की बेटी है वो अपने ही मामा पृथ्वीराज को प्यार करने लगती है और पृथ्वीराज भी उसको प्यार करने लगता है। दोनों कभी मिले नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बारे में सुन के ही एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। अब कमाल यह है कि भाई पृथ्वीराज के भाई की अगर वो बेटी है तो पृथ्वीराज की भी बेटी हुई। तो जो पृथ्वीराज ये डायलॉग कहता है कि धर्म के लिए जिया हूं, धर्म के लिए मरूंगा, ये उसका कैसा धर्म था कि वो अपने भाई की बेटी को भगा कर ले जाता है, उससे शादी कर लेता है। भाई उसके भाई की बेटी मतलब उसकी बेटी, तो ये तो ऐसा हुआ कि उसने अपनी ही बेटी को भगाकर उसके साथ शादी कर ली। पहली बात तो मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा हुआ नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त के जो राजा थे वो बहुत ही संस्कार वाले थे, वो ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं करते थे। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी था तो फिर उस पर फिल्म बनाने की क्या जरूरत थी, ये दिखाने की क्या जरूरत थी कि पृथ्वीराज एक ऐसा आदमी था कि उसने अपनी ही बेटी को भगाकर उसके साथ शादी कर ली थी। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही घटिया चीज है जो फिल्म में दिखाई गई है। दूसरी इससे भी ज्यादा घटिया चीज ये है कि जयचंद की बेटी संयोगिता अपने बाप की बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करती और ऐसा दिखाना बहुत ही गलत है। आज भी हिंदुस्तान में लाखों लोग ऐसे हैं जिनको बेटी नहीं चाहिए, सिर्फ बेटे चाहिए। वो ऐसा समझते हैं कि बेटियां अपने बाप की इज्जत नहीं करती, बेटियां अपने बाप की इज्जत नहीं रखती, बेटियां किसी के भी साथ बाप को छोड़कर भाग जाती हैं, और इस फिल्म में भी ऐसा ही दिखाया गया है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये बेटियों के बारे में बहुत ही गलत चीज दिखाई गई है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता कि कोई बेटी अपने बाप का रेस्पेक्ट नहीं करती। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता कि कोई बेटी अपने बाप से नफरत करती है। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि बेटियां बाप से, बेटों से ज्यादा प्यार करती हैं। बेटा बाप को छोड़ सकता है लेकिन बेटी बाप को कभी नहीं छोड़ सकती, आखिरी दम तक नहीं छोड़ सकती। अब सीधे क्लाइमैक्स पर आते हैं, क्योंकि बीच में कुछ भी है नहीं, एकदम घटिया हरकतें हो रही हैं। बीच में सिर्फ इतना होता है कि जयचंद की फौज एक किले पर हमला कर देती है। संजय दत्त जो पृथ्वीराज का राइट हैंड है, जिसको बहुत ही बलवान दिखाया गया है, वो वहां लड़ने के लिए जाता है और आप यकीन करें उसको सिपाही मार देते हैं। चलो अगर जयचंद भी मारता तो दिखता कि हाँ यार जयचंद ने संजय दत्त को मारा है, लेकिन जयचंद भी नहीं होता, कुछ नल्ले सिपाही ही उसको मार लेते हैं। जैसे कि इतिहास में बताया गया है कि जयचंद ने अपने भाई पृथ्वीराज को धोखा दे दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां सिर्फ इतना दिखाया गया है कि जयचंद ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज की सुपारी दे दी थी, जैसे कि अंडरवर्ल्ड की फिल्मों में होता है कि भाई तू उसको मार देना, मैं तुझे इतने पैसे देता हूं। यहां जयचंद ने मोहम्मद गौरी से कहा कि भाई तू दिल्ली पर हमला कर दे, पृथ्वीराज को हरा दे, उसको पकड़ ले, लेकिन उसको जिंदा मेरे हवाले कर देना क्योंकि उसने मेरी बेटी को भगाया है, और जितने पैसे मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। बस ये सुपारी मिलते ही मोहम्मद गौरी दिल्ली पर हमला कर देता है, पृथ्वीराज के साथ जंग होती है और वो जंग 8 दिन तक चलती है। अब मोहम्मद गौरी अपने सिपाहियों से बात कर रहा है कि यार हम पिछले 8 दिन से लड़ रहे हैं और हम पृथ्वीराज को हरा ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या करें। मोहम्मद गौरी के सिपाही कहते हैं कि सर यही तो समझ में नहीं आ रहा है, हमारे 14,000 सिपाही मर चुके हैं लेकिन हम इनको अभी तक हरा नहीं पाए, तो क्या करें। मोहम्मद गौरी कहता है कि भाई दिक्कत ही कोई नहीं, तुम 15-20 लौंडे जाओ उस कैंप में जहां पृथ्वीराज सो रहा है और उसको उठाकर लेके आओ। ये 10-15 लौंडे जाते हैं और कैंप पर हमला कर देते हैं और चुपचाप जाकर पृथ्वीराज को पकड़ लेते हैं और कुत्ते की तरह बांधकर मोहम्मद गौरी के पास ले आते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जिस सोनू सूद को बहुत ही बलवान दिखाया गया है, जो हर वक्त पृथ्वीराज के साथ रहता है, वही उस बग्गी को खींचते हुए लेके जा रहा है जिस पर पृथ्वीराज को बांधा गया है। यानी कि ये सारे के सारे लुक्खे थे जिनको अब तक वॉरियर दिखाया गया था, और वो 10-15 लौंडे ऐसे उठा के लेके गए इनको जैसे किसी कुत्ते को बांध कर ले जाते हैं। अब क्लाइमैक्स में फिर वही सीन शुरू होता है जहां फिल्म शुरू होती है, यानी कि स्टेडियम। वहां पृथ्वीराज को जंजीरें पहनाई हुई है, हाथ बांधे हुए हैं, लेकिन कमाल यह है कि रस्सी इतनी ढीली बांधी गई है कि हाथ ऐसे उसने लटकाए हुए हैं अक्षय कुमार ने उसमें, और डायलॉग्स बोल रहा है कि मोहम्मद गौरी तुझ में हिम्मत है तो अकेला लड़,
तो पता है इसकी शूटिंग कैसे हुई होगी? अक्षय कुमार ने हाथों को ऐसे लटकाया हुआ है और सामने एक आदमी तख्ती लेकर खड़ा हुआ है जिस पे डायलॉग्स लिखे हुए हैं, क्योंकि अक्षय कुमार को डायलॉग्स याद नहीं रहते, तो अक्षय कुमार तख्ती पर लिखे हुए डायलॉग्स पढ़ता है। तो अक्षय ने ऐसा किया होगा कि हाथ ऐसे लटकाए होंगे और तख्ती पे देखकर डायलॉग बोल रहा होगा, मोहम्मद गौरी हिम्मत है तो आ मेरे साथ लड़। फिर हाथ निकालता होगा, अबे ला पानी देना यार, फिर पी के पानी, हाँ भाई चलो अच्छा शुरू हो जाओ, अबे मोहम्मद गौरी तेरे में हिम्मत है तो लड़, अबे तख्ती आगे करना, डायलॉग पढ़े नहीं जा रहे साले, गौरी तू लुक्खा है तेरे में हिम्मत नहीं है, अबे चाय लाना जरा, हाँ ला चाय दे, हाँ चल भाई, अच्छा हाँ डायरेक्टर साहब चलो कैमरा ऑन करो, गौरी तेरे में अबे तख्ती आगे कर ले, डायलॉग दिख नहीं रहे, जूते मारूंगा साले। तो ऐसे तो अक्षय भाई ने शूटिंग की होगी, क्योंकि अक्षय भाई ने सिर्फ 42 दिन में पूरी फिल्म की शूटिंग कर दी थी और ये पूरी फिल्म A to Z यशराज स्टूडियो में ही शूट हुई है, कहीं बाहर कोई शूटिंग नहीं हुई है। तो यानी कि पूरी फिल्म को स्टूडियो में ही शूट करके और फिर स्टूडियो में ही बैठकर कंप्यूटर पर बनाया गया है। क्योंकि पूरी फिल्म में सम्राट पृथ्वीराज को बहुत जलील किया गया है, तो आखिर में उसकी भरपाई करने के लिए एक सीन डाला गया है कि भाई सोनू सूद उसको बताता है और पृथ्वीराज की आंख ना होते हुए भी पृथ्वीराज तीर चलाता है और मोहम्मद गौरी को मार देता है। यह बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। हकीकत यह है कि सम्राट पृथ्वीराज मारे गए थे 1192 में और मोहम्मद गौरी को मारा गया था 1206 में और मोहम्मद गौरी को दफनाया गया था पाकिस्तान में। फिल्म का स्क्रीन प्ले तो मैंने आपको बता ही दिया है, बहुत ही कमजोर है और ये पब्लिक को होल्ड नहीं कर पाएगा। फिल्म के डायलॉग्स भी बहुत बचकाने हैं, बकवास है, वाहियात हैं। आप अंदाजा लगाइए कि संजय दत्त सोनू को बोलता है, ए भटवा। फिल्म के गाने भी एकदम बकवास है, वाहियात हैं, एक भी गाना ऐसा नहीं है जो आपको याद रहेगा। और कमाल यह है कि ये गाने ऐसी ऐसी जगह पर हैं कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे, जबकि ये रियल फिल्म है। लेकिन इसमें गाना ऐसे होता है जैसे कि शाहरुख खान की फिल्म डर में, यानी जब शाहरुख खान गाना शुरू करता है तो फौरन ही स्विट्जरलैंड चला जाता है। यहां भी जब अक्षय कुमार अपनी बीवी के साथ गाना शुरू करता है तो फौरन ही सपनों में डिजर्ट में चला जाता है। अरे फिर भाई साहब रियल फिल्म कैसे हुई मेरे दोस्त? फिल्म का आखिरी गाना जहां होता है वहां देखकर आप सर पीट लोगे। एक तरफ खबर आती है कि भाई पृथ्वीराज चौहान मारा गया, दूसरी तरफ आग का कुआं तैयार हो रहा है जहां संयोगिता सती होगी और यहां वो गाना गा रही है। अरे डायरेक्टर साहब माफ कर दीजिए सर माफ कर दीजिए सर। इस फिल्म को एक्शन फिल्म कहा गया है, आप यकीन करें बहुत ही बचकाना, बहुत ही घटिया एक्शन है। पता नहीं एक्शन के नाम पे क्या है। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है, जैसे कि मैंने बताया कि इस फिल्म को बाहर शूट नहीं किया गया, स्टूडियो में शूट किया गया है। तो स्टूडियो में एक्शन कैसे होता? तो बस सब चिल्ला चिल्ला कर उछल उछल कर तलवारबाजी कर रहे हैं और वो शूट करके कहीं कहीं ऐसे लगा दिया गया है। यानी जब ये तलवारबाजी करते हैं तो आप कुर्सियों पर बैठकर लोटपोट होकर हंसते हो। अगर एक्टिंग की बात करूं तो क्या कहूं, मानुषी चिल्लर वाकई ही चिल्लर है। इतनी बदसूरत हीरोइन मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। आप यकीन करें, जो मानुषी चिल्लर के आसपास लड़कियां खड़ी हैं वो उससे 10-10, 20-20, 50 गुना ज्यादा खूबसूरत हैं। मतलब इतनी बदसूरत राजकुमारी शायद ही किसी ने कभी अपनी जिंदगी में देखी होगी। हाँ एक्टिंग उसने ठीक ठाक की है, लेकिन एक्टिंग तो वो भी बहुत सारी एक्ट्रेस बहुत अच्छा करती हैं जो छोटे छोटे रोल करती हैं। अगर वो फिल्म की मेन हीरोइन है तो उसमें वो बात होनी चाहिए, उसमें वो क्वालिटीज होनी चाहिए जो एक किसी हीरोइन में होती है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिंदगी में उनको दूसरी फिल्म कभी नहीं मिलेगी। अक्षय कुमार ने भी एक्टिंग के नाम पर मजाक ही किया है। पहले तो उनका लुक ही पृथ्वीराज चौहान जैसा है नहीं। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जब अक्षय ने हाउसफुल की शूटिंग खत्म की, जिसमें वो टकला बाला शैतान का साला बना हुआ था, उसी के फौरन बाद उसने पृथ्वीराज की शूटिंग चालू कर दी थी। तो सेम वही का वही लुक इस फिल्म में है। बस फर्क इतना है कि हाउसफुल में बाला महाराज टकले थे
और यहां उनके बाल हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि अक्षय को डायलॉग्स याद नहीं रहते, तो सामने कोई आदमी एक तख्ती पर डायलॉग्स लिखकर खड़ा होता है, वो उनको पढ़ता है और एक्टिंग करता है। तो जाहिर सी बात है, जब पढ़कर आप डायलॉग बोलेंगे तो फिर जो एक्टिंग होनी चाहिए वो हो नहीं सकती, जो एक्सप्रेशन आने चाहिए वो आ नहीं सकते। और पृथ्वीराज बनने में अक्की ने मेहनत तो बिल्कुल की नहीं थी। वो तो खुद ही बोल रहा है कि भाई मैंने तो सिर्फ 42 दिन में पूरी फिल्म की शूटिंग खत्म कर दी थी। तो बस जैसी 42 दिन में एक्टिंग हो सकती थी वैसी अक्षय ने कर दी। संजय दत्त ने अपने रोल को अच्छे से निभाया है, बढ़िया एक्टिंग की है, लेकिन पूरी फिल्म में उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई है। मेरी समझ में नहीं आया कि इसकी क्या जरूरत थी। सोनू सूद ने भी अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है और बढ़िया एक्टिंग की है। मिस्टर विज ने बहुत ही घटिया एक्टिंग की है। आशुतोष राणा और मनोज जोशी ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी का डायरेक्शन बहुत ही कमजोर है। उनको नहीं पता था कि वो क्या बना रहे हैं। मेरे ख्याल में प्रोड्यूसर आदि चोपड़ा ने उनसे कह दिया था कि भाई आप इस फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हो। हीरो मान गया था कि हाँ भाई आप ही डायरेक्टर हो, बात खत्म। उनको पैसे मिल गए थे, जैसी फिल्म उनसे बन रही थी वो बनाते जा रहे थे। उनको ये बिल्कुल नहीं पता था कि वो क्या बना रहे हैं और क्या उनको बनाना चाहिए। सम्राट पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी के सामने बहुत ही हल्का दिखाया गया है और मेरे ख्याल में डायरेक्टर के डायरेक्शन की ये सबसे बड़ी कमजोरी है। इस फिल्म में कई एक सीन ऐसे हैं जिनको देखकर बहुत हंसी आती है और पता चलता है कि डायरेक्टर साहब को डायरेक्शन बिल्कुल नहीं आता। जैसे कि अक्षय कुमार के हाथों को रस्सी से बांधा जाना चाहिए था, लेकिन वो रस्सी बहुत नीचे लटकाई गई है और अक्षय कुमार ने अपने हाथ उन पे ऐसे लटकाए हैं। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म में ऐसे दृश्यों की भरमार है जिनको देखकर पता चलता है कि डायरेक्टर साहब को डायरेक्शन बिल्कुल नहीं आता है। कुल मिलाकर यह फिल्म बहुत ही कमजोर है, बहुत ही बोर है। और अगर मैं ये कहूं कि ये बाला शैतान के साला अक्की की हाउसफुल 5 है तो गलत नहीं होगा। अब अक्षय को हाउसफुल 5 बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये फिल्म भी फुल ऑफ कॉमेडी है। इस फिल्म को देखना किसी क्राइम से कम नहीं है और मैं आपसे ये कहूंगा कि ये क्राइम आप बिल्कुल मत करें। आप अपना टाइम बचाएं, अपने पैसे बचाएं और इस फिल्म को अवॉइड करें। और वैसे भी ये फिल्म 4 हफ्ते के बाद Amazon पर आ जाएगी, तो अपने घर में बैठकर आराम से देखना। मैं इस कॉमेडी फिल्म को देता हूं 2 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 1। मैं ऐसा समझता हूं कि ये फिल्म 50 से 75 करोड़ का बिजनेस कर लेगी। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।